28 दिसंबर 2009 की वो रात थी। रात के लगभग 10 बजे हुए थे और एक हवाई जहाज़ लैंड होता है एक सुनसान से एयरपोर्ट में, और उससे बाहर निकलता है एक युवा अपनी पत्नी के साथ में। एयरपोर्ट के अंदर जो भी प्रोसीजर होता है उसे पूरा करके जैसे ही बाहर की ओर बढ़ते हैं, सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद में देखा कि वहाँ मुश्किल से 5-6 लोग खड़े हुए थे जो अपने आने वाले गेस्ट का इंतज़ार कर रहे थे। उनमें से 2 लोग एक साथ में खड़े हुए थे। शक्ल सूरत से वो लोग इंडियन लग रहे थे और वो मीट एंड ग्रीट सर्विस के अंतर्गत वहाँ आए थे उन दोनों लोगों को लेने के लिए। ये पता इस तरह से चला कि उनके हाथ में उन्होंने नाम लिख करके मेरी वाइफ का होल्ड कर रखा था। हमने उनसे बात की। वो मीट एंड ग्रीट सर्विस के अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा भेजे गए लोग थे और वो 2 गाड़ियाँ लेकर के आए थे ताकि अगर हमारे पास में सामान ज़्यादा है तो हम उस सामान को उन 2 गाड़ियों में रख सकें। तो हमारे पास में 6 बैग थे। 4 बैग तो थे हमारे बड़े वाले और 2 हमारे हैंड बैग्स थे। तो इस तरह से कुल सामान जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन एक टैक्सी में शायद नहीं आ पाता। गवर्नमेंट को इस बात का अंदाज़ा रहता है कि कौन कितना सामान लेकर के आएगा, क्योंकि हम माइग्रेट होकर के आए थे। तो हमने दोनों टैक्सी में सामान रखा, एक प्राइवेट कार थी और एक टैक्सी थी, और उसके बाद में हम उनके साथ में गाड़ी में बैठ करके और चल दिए उस डेस्टिनेशन के लिए जो जहाँ पर हमें जाना था। अजीब सा लगा कि एयरपोर्ट जैसी चहल पहल वाली जगह पे कोई नहीं है, तो ये काफ़ी अजीब सा लगा। कोई शौक तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मुंबई जैसे एयरपोर्ट से इतने भीड़ भाड़ वाली जगह से अचानक आप ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां पर लोग ही ना हों। साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा लग रहा था कि ऐसा क्या है कि यहाँ पर लोग क्यों नहीं हैं। खैर, रास्ता चूँकि बहुत दूर नहीं था, मुश्किल से 10 मिनट की दूरी तय करने के बाद में हमारा वो डेस्टिनेशन आ गया जहाँ पर हमें जाना था। तो इन दोनों लोगों ने हमारा सामान वगैरह हमारे अपार्टमेंट तक पहुँचाने में हमारी मदद की और ऊपर आए, हमको चाबी दी। चाबी दे करके और घर दिखाया उन्होंने, और वहाँ पर कुछ पेपर थे वो साइन वगैरह करवा करके उन्होंने कहा कि यहीं रख दीजिए और ये आपसे कलेक्ट कर लिए जाएंगे। और उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि मैं कल आपके पास सुबह फिर आऊँगा और जो भी शुरुआत में और जो भी इस देश में आने के बाद में सबसे पहले चीज़ें की जाती हैं, जो भी प्रोसीजर होता है वो मैं आपको गाइड करूँगा। तो लगभग 6 to 7 डेज़ मैं आपको अपनी सर्विसेज दूँगा, क्योंकि वो वॉलंटियर थे गवर्नमेंट के। तो हमें लगा कि चलो बहुत अच्छा है, क्योंकि शुरुआत में आपको जब कुछ नहीं पता होता है तो एटलीस्ट कोई व्यक्ति अगर आपको गाइड करता है तो बहुत बड़ी मदद हो जाती है, तो आपको भटकना नहीं पड़ता है। हमने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जो हमें अपार्टमेंट मिला था, उस अपार्टमेंट के अंदर सब चीज़ें थीं। किचन पूरी तरह से इक्विप्ड था और बेड था, मतलब कंप्लीट, आपको कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं थी बाहर से लेकर के आने की, सारी चीज़ें उसमें थीं। और बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा अच्छा सा अपार्टमेंट, फर्स्ट फ्लोर का। हमने कहा चलो बहुत अच्छा है। अब तक का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। सोते सोते लगभग 1 बज गया रात में। अब चूँकि 4-5 घंटे का टाइम का भी फ़र्क होता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में, तो सुबह जब हम सो करके उठे तो वो सुबह नहीं, लगभग 2 बज चुके थे दोपहर के। चूँकि टाइम चेंज होता है तो ऑफकोर्स ये चीज़ें नॉर्मल हैं जो होती हैं, और पहली बार जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। तो सुबह उठ करके देखा तो टाइम जो है तो कुछ अलग लग रहा था, क्योंकि हमारे पास मोबाइल तो इंडिया का वहाँ पर वर्क कर नहीं रहा था और घड़ी वगैरह नहीं थी कुछ भी। तो अंदाजे से लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। तो जल्दी से हम लोग फ्रेश हुए, नहा धो करके और बाहर निकले। काफ़ी दूर चलने के बाद में, लगभग 500 मीटर रोड पर चलने के बाद में अंदाज़ा ही नहीं था कि कहाँ जाना है। तो एड्रेस वगैरह पूरी तरह से लिख करके रखा हुआ था, हमको जो मिला था वो तो खैर था हमारे पास में। और वहाँ से लगभग 500 मीटर दूर जाने के बाद में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति मिले और उनसे बातचीत की, और उनसे हमने पूछा कि भाई यहाँ नज़दीक में कोई मार्केट है, कोई शॉप्स वगैरह हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे है। उन्होंने एक नज़दीक का एक छोटा सा शॉपिंग सेंटर, बहुत छोटा सा उन्होंने बताया, जिसमें 8-10 शॉप्स होती हैं। हमने उनसे पूछा कि भाई हमको यहाँ पर अगर किसी को फ़ोन करना हो तो कैसे क्या करें। तो नज़दीक ही एक टेलीफोन बूथ था रोड के ऊपर, तो उन्होंने बताया आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चूँकि पहली बार थे तो इंडिया में हम लोग दूसरी तरह से फ़ोन वगैरह यूज़ करते थे, यहाँ कुछ थोड़ा सा दूसरा स्टाइल था। पूछा कि आप कब क्या कैसे आए, तो हमने बताया कि भाई कल रात ही आए और हम बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं देखा अभी हमने इस देश में। तो वो बहुत अच्छे इंसान थे। तो उन्होंने कहा कि फिर आपको चेंज की ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास में चेंज है? हमने कहा नहीं, चेंज तो नहीं है। तो हमारे पास 10 का एक नोट था ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। तो उन्होंने वो पैसे लेकर के वो कैसे कैसे करके चेंज उनके पास निकल आए। तो उन्होंने 50 सेंट्स उसमें लगते थे टेलीफोन में, अब कितने लगते हैं पता नहीं, क्योंकि
शायद शुरुआत के 2-4 दिनों में ही हमने कभी पब्लिक टेलीफोन बूथ से फ़ोन किया था। डाल करके हमने उसी व्यक्ति को फ़ोन किया जो रात में ये प्रॉमिस करके गए थे कि हम सुबह आएंगे और आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन बातचीत होने के बाद में भी उन्होंने कहा ठीक है, मैं शाम तक आपको बताता हूँ किस तरह से क्या करना है और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है, तो शाम तक में तो अभी टाइम था, तो हमने कहा चलो अपने हिसाब से ही कुछ चीज़ें देखते सुनते हैं। तो पहले तो हम उस शॉप में गए जहाँ उन्होंने बताया था, वो शॉपिंग सेंटर छोटा सा IGA, वहाँ IGA करके एक शॉप थी, यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है। IGA की शॉप्स होती हैं जहाँ पे आपको ग्रोसरी वगैरह यहाँ की चीज़ें मिल जाती हैं आपको लोकल। तो वहाँ आटा वगैरह तो था नहीं, वहाँ पर मैदा मिला। तो बहुत ये सारी चीज़ें बहुत शुरू में शॉकिंग, एक तो बहुत महंगा, हम लोग सब चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे थे क्योंकि अभी अभी तो हम रुपए में डॉलर को कन्वर्ट करके लेके आए थे और सब चीज़ें डॉलर्स में खर्च करना बहुत पेनफुल था। हर चीज़, इवन एक बॉटल पानी को भी हम देख रहे थे कि अगर ये $3 की बॉटल है, $2 की बॉटल है या $5 की बॉटल है तो ये हमारे यहाँ 250 की हो गई। मतलब वो सारा कैलकुलेशन हर चीज़ का, आटे का भी, सब चीज़ का। फिर भी हमने वहाँ से मैदा ही खरीद लिया क्योंकि ये था कि जब तक कुछ पता नहीं चलता है तब तक खाना तो बनाना ही था। तो थोड़े से चावल बड़े अजीब से थे क्योंकि हम लोग इंडियन बहुत लकी हैं इस मामले में, हमारे यहाँ पर चावल बहुत अच्छे होते हैं और यहाँ के जो लोकल चावल वहाँ पर मिल रहे थे वो बहुत मोटे मोटे से अजीब से थे। वो लेकर के हम लोग घर पहुँचे, कुछ चावल, कुछ सब्जियाँ और मसाला वगैरह। चूँकि हम 4-5 पैकेट लेकर के आए थे तो मसाले की कोई दिक्कत नहीं थी और बर्तनों की भी कोई दिक्कत नहीं थी। इस प्रकार से हम आए घर में और खाना वाना बनाया, मैदे की रोटियाँ, बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था। बनाया और खाना वाना खा करके, क्योंकि 6 बज गए लेकिन अभी तक सूर्यास्त नहीं हुआ था और ये बात हमें नहीं पता थी कि यहाँ पे सूर्यास्त लगभग 9 बजे के आसपास होता है दिसंबर में। तो हम फिर वहाँ से निकले, 6 बज गए थे और सूर्यास्त नहीं हुआ। तो फिर हमने कहा चलो और आगे बढ़ करके देखते हैं। तो पूछते पूछते किसी ने बताया कि यहाँ से ग्लेनएल्क बीच जो है नज़दीक है, आप चले जाइए। हालांकि वो इतना नज़दीक नहीं था, काफ़ी लंबा वॉक था, पर हम वहाँ तक गए। वहाँ पर पहली दफ़ा हमें एक इंडियन व्यक्ति मिले। चूँकि जो ग्लेनएल्क बीच एरिया है वो बहुत ही एडिलेड का सबसे खूबसूरत बीच है, मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस रहा है। सिडनी से जब मैं एडिलेड अभी कभी भी जाता हूँ तो मैं ग्लेनएल्क ज़रूर जाता हूँ क्योंकि बहुत अच्छी जगह है। वहाँ गए तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि वहाँ काफ़ी लोग दिखे। तो हम जा ही रहे थे तो वहाँ से एक फैमिली जो है रोड पे ही चलते हुए इधर आ रहे थे। तो एक दूसरे को देख करके आई कांटेक्ट हुआ तो मुस्कुराए एक दूसरे को देख करके। तो मैंने अपनी तरफ से ही हाय हेलो करके बातचीत शुरू कर दी। बातचीत हुई तो वो भी 1 हफ्ते पहले ही आए थे, 1 हफ्ते ही हुआ था, हाँ 1 हफ्ते ही पहले आए थे और वो दिल्ली के लोग थे और अब वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनका नाम है कपिल मित्तल। तो वो और उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे साथ में थे। बातचीत हुई, उनसे हमने सारा एक्सपीरियंस बताया कि भाई यहाँ खाने पीने की तो बड़ी दिक्कत है क्योंकि आटा ही नहीं मिलता और मैदे की रोटियाँ तो खा नहीं सकते हैं और चावल भी बहुत अजीब सा है। तो उन्होंने कहा नहीं आप घबराइए मत, ऐसे आप एनजेक हाईवे के ऊपर चलेंगे तो आपको एक इंडियन ग्रोसरी शॉप मिल जाएगी, वहाँ सारा कुछ मिल जाएगा। उन्होंने एक आइडिया दिया कि ऐसे ऐसे आपको वहाँ पर जाना है और हम लोगों ने हमने उनका नंबर लिया और उन्होंने सारी चीज़ें बता दी कि आप ये कर लीजिए, कैसे आपको बैंक अकाउंट खोलना है, किस प्रकार से आपको मोबाइल ख़रीदना है, नंबर लेना है, वो सारा चीज़ें उन्होंने गाइड किया। तो वो हमारे ईश्वर के द्वारा भेजे गए पहले गाइड बने और उन्होंने वो 2-4 चीज़ें हमको बताई और फिर हमने वो सारी चीज़ें की और उनका नंबर ले लिया। और जब हमारे पास नंबर आ गया तो हमने उनसे कॉल करके फिर संपर्क किया। चूँकि वो भी वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर ही रह रहे थे तो हमारी फिर रेगुलर मुलाकातें होने लग गई और बाद में हमारे बहुत अच्छे मित्र बन गए। अभी भी वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और वो बाद में फिर एडिलेड से मूव हो गए थे मेलबर्न और उनके मूव होने के लगभग 1 साल बाद हम फिर यहाँ आ गए थे सिडनी। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि आप इंडियन ग्रोसरी शॉप जाइए। घर के बाहर जब निकले तो हमने देखा वाह इतना खूबसूरत शहर, ऐसे कैसे हो सकता है। तो लग ही नहीं रहा था कि ह्यूमन मेड है। अरे हम मुंबई से इतने भीड़ भाड़ वाले देश से आए थे, मुंबई जैसी सिटी जहाँ चारों तरफ पब्लिक है, पता नहीं चलता कहाँ पे झोपड़पट्टी है कहाँ पे बिल्डिंग है, हर तरह का है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा है और बहुत गंदा भी है, दोनों मिली जुली चीज़ें हैं। और एडिलेड एक तो बहुत साफ़ सुथरा शहर है इसलिए भी जाना जाता है और बहुत खूबसूरत ऑर्गेनाइज्ड शहर है इसके लिए भी जाना जाता है। और दुनिया में मेरे ख्याल से उस साल कुछ 4th या 5th नंबर का कि एक सबसे अच्छे रहने वाले शहरों में से वो 4थे या 5वें नंबर पे एडिलेड उस टाइम पे आता था दुनिया में। तो इतना खूबसूरत शहर,
पर अफसोस ये कि वहाँ लोग नहीं दिखते थे। इतने प्यारे प्यारे घर देख करके हम लोग बहुत खुश हो रहे थे, हमें लग रहा था हम स्वर्ग में उतर आए हैं, बहुत अच्छा था। बस एक चीज का डर था कि लोग ही नहीं दिख रहे थे, तो कोई कम्युनिकेशन नहीं, किसी के साथ में कोई कन्वर्सेशन नहीं, वो बहुत डरावना लग रहा था, क्योंकि एकदम नए थे और कोई नहीं दिखता तो डरावना तो लगता है कि आगे हम कैसे क्या करेंगे। और वो जो बंधुवर भारतीय हमारे थे, जो वॉलंटियर थे गवर्नमेंट, तो उनको 7 दिन के लिए नियुक्त करती है कि आपको आने वाले न्यू अराइवल्स को, जिनको भी मीट एंड ग्रीट की सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उनके लिए वहाँ पर अवेलेबल रहें। लेकिन बिल्कुल सब कुछ उल्टा हुआ। हमने फ़ोन किया, उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, और मैं तो ये कहूँगा कि ये पहला एक जो हमारा ख़राब एक्सपीरियंस था वो अपने ही किसी भाई बंधु के साथ में था। उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि कोई व्यक्ति आपके भरोसे बैठा हुआ है और आपने प्रॉमिस करके भी मतलब आप नहीं आए। दैट्स ओके। ज़िंदगी तभी और बेहतर होती है जब आप अपने हिसाब से चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। अगर वो आ गए होते, हाथ पकड़ करके सब कुछ करवा देते, तो शायद हमें इतने बेहतर जो मित्र मिले वो हम उनसे वंचित रह जाते। तो जब हम वहाँ से ग्लेनेल्क से फिर वॉक करके उसी तरफ, और हम एक तो जानकारी का अभाव था कि यहाँ बसेस कहाँ से मिलती हैं, कौन से नंबर, क्या कैसा, कुछ पता नहीं था, और लोग इतने कम थे कि किसी से बातचीत करो तो यहाँ पर किसी को पता ही नहीं होता था। तो ये था कि चलो अभी कोई अपने लोग मिलेंगे तो सारी डिटेल में बातचीत करेंगे। और बस वगैरह का किराया $5, $6, $4 ऐसा सब कुछ था, तो तुरंत कैलकुलेट होता था, यार 2 किलोमीटर जाना है और 200, 250, 300, 2009 में 200-300 रुपये कन्वर्ट करके डॉलर्स में, और 2 किलोमीटर जाने के लिए तो उस टाइम पे तो अगर आप रिक्शे में भी बैठते तो मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर का कुछ 10, 12, 15 रुपये आता था। तो उसकी जगह हम आपको यहाँ 250, और चूंकि वो सारा पैसा हम इंडिया से कन्वर्ट करके डॉलर्स में लेके आए थे तो थोड़ा किफ़ायत कर रहे थे, और पहला ही दिन था तो समझ में नहीं आ रहा था। तो ये था कि थोड़ा बहुत वॉक ज़्यादा कर लेंगे लेकिन पैसे को थोड़ा सेव करेंगे। देखिए हमारी स्ट्रैटेजी थी, अगर आपके पास में ज़्यादा पैसे हैं और आप बिल्कुल फ्री हैंड हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। हमारा कोई ऐसा बैकअप नहीं था। हम जो पैसे लेकर के आए थे, हम ठीक ठाक से पैसे लेकर के आए थे, फिर भी हमें था कि सेविंग करनी है। 2009 सबको पता है कि ये एक रिसेशन का ईयर था, जिसमें सर्विसेज वगैरह स्पेशली यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के देशों में जो है तो जॉब को लेकर के बहुत मुश्किलात थी, और एडिलेड जैसे छोटे शहर में तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। एनीवेज, हम ग्लेनेल्क से बताए गए उनके रास्ते पर पैदल चल करके और उस इंडियन ग्रोसरी शॉप तक पहुँचे। अच्छा लगा। आपको पार्ले जी से लेकर के और सारे मसाले और चावल, दाल, अपना आशीर्वाद आटा और ये सारा कुछ। फिर हमको लगा कि भाई हम तो फालतू में मसाले वगैरह के 4 डब्बे ला करके, और हमने अपना जो दूसरा कुछ सामान ला सकते थे तो वज़न बचा सकते थे। क्योंकि जब आप पहली बार ट्रैवल करते हैं फॉरेन, पहली बार क्या, जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। वेट की लिमिट होती है कि आप इससे ज़्यादा सामान लेकर के ट्रैवल नहीं कर सकते। तो उसमें लग रहा था कि यार ये 4 डब्बे मसाले के नहीं लाए होते, यहाँ ले लेते। एनीवेज, वो तो एक दिमाग अपने हिसाब से एक्सरसाइज करता रहता है। वहाँ गए, बहुत अच्छा लगा। लिटरली ऐसा लगा कि हम जो सुबह से इधर उधर भटक रहे थे और कहीं कोई कायदे का गाइडलाइन नहीं मिल रही थी कि कहाँ से राशन कहाँ से खरीदेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, वो एक समस्या लगा कि चलो सॉल्व हो गई। वहाँ मुझे ये एक पोर्शन था उस दुकान का अपना, मैं उसका नाम भी ले सकता हूँ लेकिन मैं नहीं लूँगा, पता नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किसी का नाम क्यों लेना। लेकिन मेरा ये एक पोर्शन था जिसमें अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन उसी दुकान में दूसरा एक एक्सपीरियंस भी हुआ जो सचमुच अंदर से हिला देने वाला था। बहुत बैड एक्सपीरियंस था। वहाँ 4 से 5 लोग बैठे थे, इंडियन थे, अपने बिल्कुल देसी बंदे थे, 1-2 हरियाणा के लोग थे, एक हिमाचल प्रदेश के थे, एक शायद दिल्ली के थे, ऐसे 4-5 लोग बैठे हुए थे। तो उनको पता चल गया बातचीत से, जो आदमी नया आता है तो उसकी शक्ल में लिखा होता है भैया ये बिल्कुल नया नया अभी आया है बंदा। तो उन्होंने पूछा, अरे साहब आप कब आए? हमने कहा कल रात को ही आए। आइए 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 बैठते हैं। तो बैठने का ज़्यादा टाइम तो नहीं था, 2 मिनट बैठा तो बातचीत शुरू हुई। मैंने कहा भाई आप कब आए थे? तो बोले ये 6 महीने पहले, ये 8 महीने पहले, ये 4 महीने पहले है। मैंने कहा, मुझे लगा कि चलो अब इनसे थोड़ा सा जॉब वगैरह को लेकर के गाइडलाइन मिल जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है, तो आप लोग जॉब कहाँ करते हैं? तो हंसने लगे, बोले नाम पूछ चुके थे वो। तो बोले पांडे साहब आप फंस गए आकर के, जॉब यहाँ कोई जॉब अब नहीं है। इनको 6 महीने हुआ, मुझे 4 महीने, इनको इतना इतना, और यहाँ कोई जॉब अब नहीं है।
ये अपने पैसे से खर्च कर रहे हैं और यहाँ पर कोई जॉब वॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो थी भी तो ये रिसेशन की वजह से चली गई है, तो आपको यहाँ सब मिल जाएगा लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। इतना डीमोटिवेट किया, अंदर से हिल गए। वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेकर के घर पहुँच के सामान रख करके मैं और मेरी वाइफ आस्था, हम दोनों लोग सोफे में बैठे और एक दूसरे की तरफ जो है हमारी नज़रें मिली और एक शब्द बोले बगैर हम लोगों के आंसू आ गए। लिटरली हम लोग, चूंकि सुबह से जो कुछ भी हो रहा था, एक तो नई जगह, एक होम सिकनेस होती है, आप अपनी कंट्री छोड़ के जाते हैं, और हम मुंबई से थे। मेरा इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल, चूंकि मैं थोड़ा बहुत, मेरा फिल्म इंडस्ट्री से भी संबंध था, मेरा अपना काम धंधे से भी जो भी, तो हर तरह से मिलाकर उस टाइम तक मुंबई में मेरा बहुत बड़ा सर्कल था। इतना सब छोड़ करके, और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत स्ट्रगलिंग सिचुएशन में था। लोखंडवाला में हमारे पास अपना घर था, हमारा खुद का खरीदा हुआ, भगवान की दया से सब कुछ था, गाड़ी थी, मोटरसाइकिल थी, सारा कुछ छोड़ करके आए थे। और ऑल ऑफ सडन आपसे कहा जा रहा है कि भैया यहाँ तो जॉब आप कुछ नहीं, और आप आकर के फंस गए हैं। मैं बताऊंगा कि इसके पहले थोड़ा सा तो इंडिकेशन मुझे मेरे दो मित्रों ने दिया था यहाँ आने से पहले, लेकिन इतना खतरनाक ढंग से, एक तो सुबह से आप परेशान हो रहे हैं, इतना सारा पैदल चल चुके, लोग दिख नहीं रहे हैं, कहाँ से आपको प्रॉपर सब कुछ बहुत उजाले में एक अंधकार सा दिख रहा था। तो रोए 10 मिनट बैठ करके, फिर अपने अंदर देखिए होता क्या है कि जब तक आप परिस्थितियों को फेस नहीं करते हैं तब तक आपको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं चलती है। फिर मैंने अपने अंदर के पूरे जो भी मेरी शक्ति, ऊर्जा, ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान, नॉलेज, जो भी कह लें, जो कुछ भी है उसको समेटा, और मैंने मन में सोचा कि अगर मैं टूट जाऊंगा तो मेरी वाइफ तो ऑफकोर्स बेचारी ये बहुत जल्दी टूट जाएंगी और बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टूटे हुए मन से कभी कोई राह चली जाती नहीं है और कोई मंजिल मिलती नहीं है। तो मैंने कहा पांडे जी, मैं अपनी वाइफ को पांडे जी बुलाता हूँ, मैंने कहा पांडे जी घबराओ मत, ईश्वर पर भरोसा रखो। आज तक हमने कभी किसी के साथ में जानबूझ करके कोई कुछ गलत नहीं किया है, तो हमारे साथ भी इतना गलत होगा नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि इन लोगों ने जिस तरह से हमको डिमोटिवेट किया है, इसमें सच्चाई भी हो सकती है, मैं नहीं कहता कि इन्होंने गलत किया। जिस तरह से हमें बताया, शायद किसी भी नए अराइवल के साथ में आप एक ही देश के लोग हैं, थोड़ा और पॉजिटिव उस पर कर सकते थे कि हाँ भाई हम सब लोग हैं, एक दूसरे की मदद करेंगे, दिस एंड दैट। चूंकि मैं तो ऐसा ही करता हूँ, मैं कभी आज तक मैंने कभी किसी को निराश नहीं किया है। कोशिश हमेशा ये रही है कि मैं कभी किसी को बहुत निगेटिव ना बोलूँ, और मैं तो चाहे सारा कुछ अंधकार में हो, वहाँ पर भी प्रकाश की एक किरण खोजने की कोशिश करता रहा हूँ अपने जीवन में। मैंने मेरी वाइफ को यही कहा, मैंने कहा भगवान पर भरोसा रखो, और जिस तरह से ये इत्मीनान से टांग के ऊपर टांग रख करके बैठे हुए थे, 4-4, 6-6 महीने से जॉब्स नहीं है, हम इस तरह से नहीं बैठेंगे और हमको जॉब ढूंढनी है और हम ढूंढ के रहेंगे। और जब तक जॉब नहीं मिल जाती तब तक हम यहाँ आराम से इस तरह से नहीं बैठेंगे। रामायण की एक चौपाई ने यहाँ पर मुझे को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया था, वो हनुमान जी की अभी तो आधी चौपाई मुझे याद है कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो मैंने कहा जब तक जॉब नहीं मिल जाती तब तक हम इस तरह से इस खूबसूरत देश और इस खूबसूरत शहर को हम एंजॉय नहीं करेंगे। पहले काम, उसके बाद में बाकी सारे चीज़ें होंगी। तो समझाया इस तरह से, जो भी जितनी भी भगवान ने मुझे बुद्धि और अक्ल दी थी उसके अनुसार। तो एक बार जब तक कोशिश नहीं कर लेते तो बगैर कोशिश के हार नहीं माननी चाहिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अमिताभ बच्चन अक्सर कहा करते हैं अपने शोज़ में। तो दूसरा दिन शुरू हुआ, हमने एक पैटर्न डिसाइड किया कि अब हम सुबह 8 बजे घर छोड़ देंगे और शाम को 6 बजे तक घर से बाहर ही रहेंगे, क्योंकि अगर आप घर में बैठेंगे तो मेरे ब्रदर जो अब नहीं रह गए, वो एक बात, बहुत अच्छी बात कहा करते थे और बड़ी कॉमन है, इंडिया में बहुत पॉपुलर है, कि चले फिरे हरि देत हैं, बैठे दाता कौन। कि अगर आप कोशिश करेंगे, चले फिरे का मतलब है कि अगर आप प्रयत्न करेंगे तो ही भगवान भी आपकी मदद करेंगे। अगर आप एक जगह बैठ करके केवल सोचेंगे तो शायद बहुत मुश्किल है कि कोई चीज़ आप तक पहुंच जाए। और एक नीति का भी वचन है, नीति मतलब जो संस्कृत में हमारे नीति के शास्त्र हैं उनमें भी एक बहुत अच्छा वचन है, प्रयत्नेन सिद्धन्ति कार्याणि न च मनोरथैः, कि प्रयास करने से ही कार्य की सिद्धि होती है, केवल विचार करने से, इच्छा करने से कार्य पूरे नहीं होते। तो ऐसा सब कुछ हमने अपने अंदर खुद को मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट किया
सेल्फ मोटिवेशन के थ्रू हमने तय किया कि सुबह हम इतने बजे उठेंगे और ये लाइफ कल से हमारी शुरू होगी। तो कह लीजिए कि एक दिन, पहला दिन था, पहले दिन में ही कई प्रकार के एक्सपीरियंसेस करने के बाद इंस्टेड ऑफ टूट जाएं, क्योंकि इतना सब जब आप छोड़ करके आते हैं, अपना घर किराए पे उठा के आए थे, इतना सारा पैसा खर्च करके आए थे, उस टाइम पे एक एक रुपया जो बड़ी मेहनत से कमाया गया था, सब कुछ दांव और रिस्क में लगा के आए थे। मेरे बड़े ब्रदर जो अब नहीं रह गए, एयरपोर्ट में उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया था और रोते हुए उनको मैंने हार्डली कभी रोते हुए देखा था, उन्होंने रोते हुए कहा था कि मैं तुम्हारा यहाँ से बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि तुम बाहर जा रहे हो, सब कुछ है, फिर भी तुम जा रहे हो, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए केवल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और मतलब जिस तरह से उन्होंने मुझे आई टू आई कांटेक्ट करके बात कही थी, वो चेहरा आज भी मेरी नज़र के सामने घूम जाता है, क्योंकि वो है नहीं संसार में। तो इतना सब कुछ देखने के बाद और ऑल ऑफ सडन आप एक ईश्वर के भरोसे, एक आत्मविश्वास के भरोसे बाहर चलते हैं। वहां मुझे लगता है कि आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा मित्र होता है और ईश्वर की कृपा ही आपके ऊपर सबसे बड़ा वरदान का कार्य करती है। तो मैंने कहा ईश्वर पर भरोसा रखो, कल सुबह से हम अपना जीवन इनकी भांति बैठ करके नहीं गुजारेंगे, अफसोस करने या विचार करने में नहीं गुजारेंगे। और दूसरे दिन सुबह हमने 8 बजे घर छोड़ दिया और तब तक मेरी वाइफ ने जो है इंटरनेट में बैठ करके जो भी, क्योंकि हमने उस दिन मोबाइल वगैरह लिया था तो उसमें कुछ इंटरनेट वगैरह उतना सब चीज़ें, बहुत माइनर चीज़ें मेरी वाइफ को याद रहेगा, तो वो करके थोड़ा बहुत मेरी वाइफ ने देखा था कैसे क्या है। और जो बातें कपिल मित्तल जी ने बता दी थी उसके आधार पर हम सिटी गए। सिटी में जा करके फिर हमने अपना बैंक अकाउंट और जो भी गवर्नमेंट के ऑफिस में जा करके आपको रजिस्टर वगैरह करना होता है, वो सारा कुछ हमने पूरे दिन में किया। और वहाँ से शुरू हुआ हमारी ज़िंदगी का इस देश के अंदर जॉब ढूंढने का महाअभियान। कैसे हुआ, हमने क्या क्या काम किए और सबसे पहले कौन सा काम किया, कैसे शुरुआत हुई, बहुत ही रोमांचकारी होने वाला है। इसलिए आप आने वाले मेरे सभी वीडियोस को जो इस सीरीज़ के हैं, माई लाइफ शब्दों में आप बीती, इसके सभी वीडियोस को आप देखिएगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हमने वो शुरुआत के दिनों में स्ट्रगल किया, क्या क्या किया और कौन कौन से काम हमने किए जो कभी नहीं किए थे। वो शुरुआत के 6 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वहाँ वो जो 4-5 लोग या 6 लोग बैठे हुए थे जिन लोगों ने हमें इतना डिमोटिवेट किया था, वो बात हमें बाद में पता चली कि वो इतनी एफर्ट कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि 2009 तक इस देश की गवर्नमेंट, अगर आप परमानेंट रेसिडेंस वीज़ा लेके आते हैं जिसे कहते हैं पीआर, और आपके पास में 2 बच्चे हैं, तो उस टाइम पे जिस दिन आप यहाँ पहुँचते हैं उसी दिन से गवर्नमेंट एक आपको अमुक राशि, मतलब कुछ पैसे उसी दिन से देना शुरू कर देती थी जिस दिन आप यहाँ पहुँचते हैं। तो वो इतना काफ़ी हो जाता था कि आप किराया और किचन चला सकें, और थोड़ा बहुत पैसे तो सभी लोग लेकर के आते ही हैं, और अगर बच्चे हैं तो उनका भी मिलता था। तो वो सारा इतना पैसा मिल जाता था कि वो एक छोटा मोटा घर अफोर्ड कर सकें किराए का, और इंडियन ग्रोसरी शॉप से ला करके अपना खाने पीने का जी खा सकें, और थोड़ा बहुत पैसा आपके पास हो गया। तो वो उतने शायद जॉब को लेकर के सीरियस रहे होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन वो उतने पीड़ित नहीं थे, उतने उद्विग्न नहीं थे जॉब को लेकर के जितना कि हमारा स्टेट स्पॉन्सर वीज़ा था, जिसे उस टाइम पे SIR कहा जाता था, जिसकी कंडीशन ये होती थी कि आप जिस स्टेट ने आपको स्पॉन्सर किया उस स्टेट में आपको 2 साल रहना होता था, और फुल टाइम आप हस्बैंड एंड वाइफ में से किसी एक को 1 साल फुल टाइम काम करना होता था। अब फुल टाइम का मतलब कि वीक में, सप्ताह में आपको लगभग 38 आवर्स जो हैं जॉब करनी होती थी। उसके बाद ही आप पीआर के लिए, ये भी एक प्रकार का पीआर ही होता था। 100% इसमें सबको पीआर मिल जाता है, लेकिन ये कंडीशनल पीआर था। इसमें गवर्नमेंट आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं करती है। दूसरी चीज़, हमारे बच्चे भी नहीं थे, तो इसलिए भी हम एलिजिबल नहीं थे कि गवर्नमेंट हमको पैसे दे। तो ये जो 4-6 लोग बैठ करके डिमोटिवेट कर रहे थे, तो ये वो लोग थे जिनको गवर्नमेंट पैसे दे रही थी, तो उतने ज़्यादा परेशान नहीं थे कि आज नहीं तो कल जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट तो दे ही रही है। इसलिए अगर कभी आपको कोई डिमोटिवेट कर रहा है तो आप उनके हर शब्द पे 100% भरोसा ना करें, उन्हें उल्टे डिकोड करने की कोशिश करें कि ये व्यक्ति अगर आपको ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, तो आपको शायद कुछ दूसरी ही बात समझ में आएगी। वो बाद में जब समझ में आए,
ऐसा नहीं है कि उन लोगों के साथ में हमारे रिलेशंस खराब हो गए या दोबारा मिले नहीं, उनमें से भी 2 लोग मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उस वक्त उन्होंने जो बातें कही थी, याद रखिए कि वो इतनी ज़्यादा चुभी थी दिल में, इतना ज़्यादा उन्होंने घातक रोल प्ले किया था हमारे जीवन में कि मैं उनको भूल नहीं सकता हूँ, अभी तक वो मुझे याद हैं। तो आगे हमारे जीवन में ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में क्या हुआ, किस तरह से हमने जॉब शुरू की और पहली कौन सी जॉब की, यस दोस्तों, अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं उसमें बताऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसके पहले भी मेरे वीडियोस देख चुके हैं और मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की सूचना आपको समय पर प्राप्त हो सके। और लाइक करें बंधुओं, हो सके तो कमेंट कीजिए और बताइए कि इस वीडियो में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसने आपको ज़रा सा भी छुआ हो, आपके दिल को ज़रा सा भी छुआ हो। तो बने रहिए हमारे साथ में और मिलता हूं मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।